हेलो एवरीवन। आज हम सेक्शन 25 बीएनएस में आगे बढ़ेंगे सेक्शन 25 से। एंड दिस कंसर्न्स द वेरी सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी कंसर्न्स वॉलेटाइल नॉन फिट इंजूरिया। It is a legal maxim which means he who consents suffers no injury. If you voluntarily allow someone to injure you, then it is not actionable. This is voluntary non-fit injury. VOLENTI voluntary non-fit injury. तो अगर A B से कहता है, so if A asks B, you are A and B, if A asks B कि दिखाओ कितना दम है तुम पर, and I am being B, I say B से भी मैं बहुत ताकतवर and I beat you, और आप A होके you go to police and try to file an FIR, would that be of any consequence? No. Volatile non-fit injury. He who consents suffers no injury. If you voluntarily allow an injury, that is not actionable. So, for such situations, law has carved out certain situations in which such remedy can be given, like that in section 25 BNS. I'm studying the heading, I'm reading the heading. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. देखिए सेक्शन 25 बात करता है उनकी जिन्होंने कंसेंट दिया है एंड दे आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। सेक्शन 27 में बात की गई है उनकी जो अनसाउंड है और 12 साल से छोटे हैं, और सेक्शन 26 में भी बात की गई है कंसेंट की ही, पर इसमें कोई उम्र नहीं है। इसमें बेसिकली डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 26 फ्रेम किया गया है। यह एक्ट यहाँ भी कंसेंट से ही हुआ है। तो हमें बेसिकली ये 25, 26, 27 लाइन से समझने हैं। 28 में कंसेंट को बड़े अच्छे से समझा रखा है कि कंसेंट को आप कैसे समझना है। तो दैट इज सेक्शन 28, बट वी आर सो बेसिकली 25, 26, 27, 28। अगर आप ये 4 सेक्शन 3 सेक्शन 25, 26, 27 सबसे समझ जाएं तो एक मेजर चंक आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। सेक्शन 25 वी आर टू स्टडी। तो हम कह रहे हैं कि सेक्शन 25 वॉलेटाइल नॉन फिट इंजूरिया की बात करता है, और इस तरह की चीज़ें जब जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहाँ पे जो देखने वाले आते हैं और प्लेयर्स होते हैं एंड ऑडियंस होती है, वो सभी फिल करते हैं फॉर्म इस तरह का। और ये माना जाता है कि अगर कोई इंजरी जो कि नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी ऐसी इंजरी होती है, then it will not be actionable. Any injury which is not due to negligence of anyone, such injury would not be actionable. ठीक है। I told you section 25 18 प्लस की बात करता है। सेक्शन 27 12 साल से छोटे बच्चों की बात करता है, अनसाउंड माइंड वाले लोगों की बात करता है, और सेक्शन 28 कंसेंट की बात करता है। ठीक है। Let's read section 25. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Nothing which is not intended to cause death. पहले ही शब्द आ गए, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt. अब यहाँ जिस चीज़ की प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिस एक्ट की प्रोटेक्शन मिली हुई है, दैट एक्ट मस्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। देखो, हो गया है अलग बात, डेथ हो गई है वो अलग बात है, ग्रीवियस हर्ट हो गया है वो अलग बात है, बट द इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट शुड नॉट बी डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट मीन्स योर इंटेंशन must not be to cause death or grievous hurt while you do the act. So nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt. तो ना इंटेंशन होनी चाहिए ना नॉलेज होनी चाहिए। इन्हीं दो ग्राउंड्स पे हम बार बार ऑफेंस को बनाते हैं, या तो इंटेंशन प्रूव करते हैं या नॉलेज प्रूव करते हैं। तो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय एनी रीजन, is an offense by reason of any harm which it may cause, and mind it, any harm includes even death. Any harm means any injury which includes death.
So by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take that risk. Illustration कहता है A and Z agree to fence with each other for amusement. A और Z आपस में फेंसिंग का सोचते हैं अम्यूजमेंट के लिए. दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म. ये अग्रीमेंट का, इस अग्रीमेंट का मतलब है जो ए और जेड के बीच में हुआ. अब ध्यान रखो भाई, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह के आएंगे. इलस्ट्रेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कौन से सेक्शन का इलस्ट्रेशन है ना. मुझे तो पर्सनली बहुत बुरे लगते हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि इलस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर याद रखना इज़ समथिंग वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, एटलीस्ट फॉर मी. लेकिन ऐसा नहीं है मैंने सवाल किए नहीं हैं, किए भी हैं, सही भी हुए हैं. खुशी भी होती है जब पेपर निकलता है, ठीक है. तो वो खुशी आपको भी हो, तो उसके लिए आप याद रखिए कि सेक्शन 25 में 18 प्लस की बात की गई है, और 18 प्लस की बात जो की गई है उसमें ए और जेड का एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें फेंसिंग की बात उन्होंने की है. इलस्ट्रेशन में बोला गया है ए और जेड फेंस कर रहे हैं आपस में, उनका एक अग्रीमेंट हुआ है अम्यूजमेंट के लिए फेंसिंग करेंगे, देखते हैं किसमें है कितना है एकदम, ठीक है. और इस अग्रीमेंट में का मतलब है कि कंसेंट दी है दोनों ने टू सफ़र एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले, ठीक है. एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स सेड, ढंग से खेलते खेलते, ढंग से फेयरली खेलते खेलते, भाई चीटिंग दिखी, कुछ और दिखा तो लाइबल है. बट इफ़ ए प्लेड फेयरली एंड ही हर्ट्स ए सेड, ए कमिट्स नो ऑफेंस. नोट है सेक्शन में मेरी बियर एक्ट में एक, so I am reading it. When any person who is above 18 years of age gives his consent to bear any harm or has knowledge that the task in which he is involving is dangerous, Section 25 of BNS says that the act which is not intended to cause death or grievous hurt, or of which there is knowledge that it will cause death or grievous hurt, such act would not be offense, or of which there is no knowledge that it will cause death or grievous hurt, such act would not be an offense. It appears to proceed upon the maximum volatile nor felt injury, thereby meaning he who consents suffers no injury. तो सिंपल सी बात है कि सेक्शन 25 क्या कहता है. हम कह रहे हैं सेक्शन 25 चिल्ला कर एक ही बात कहता है that when an 18 plus person gives his consent to suffer any harm, gives his consent to suffer any harm, consent can be expressed or implied. आई एम सर्चिंग कि गुड फेथ लिखा हुआ है कहीं सेक्शन में या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. ऑलराइट. So section 25 says that when an 18 plus person gives his consent to suffer any harm, and the act is not intended to cause death or grievous hurt, and neither there is no knowledge on the part of doer that the act is likely to cause death or grievous hurt, such act is not offense. Such act is not offense. ठीक है. ठीक है, दैट इज इट. सेक्शन 26 पे आइए. Section 26. Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. तो सर्जन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेक्शन है वो है 26, ठीक है. नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, अगेन द सेम लाइन कि एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इंटेंशन डेथ की दिखे. इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म. नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ठीक है. अब माइंडेड इंटेंशन हटा दिया, पर नॉलेज की बात नहीं है, यानी देयर मे बी नॉलेज कि डेथ हो सकती थी, एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ. ऊपर ऐसा नहीं था,
नीचे ऐसा है, जब डॉक्टर साहब सर्जरी करेंगे देयर मे बी नॉलेज, आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। हो सकता है आपकी ऑपरेशन में थिंग्स मे गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट द इंटेंशन शुड नॉट बी टू कॉज द डेथ। So nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause, and again any harm includes death. So it may cause death, but the intention should not be of to cause death. There can be knowledge that the act is likely to cause death. A major difference between 26 and 25. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause. So there should not be any intention to cause harm, to cause death. ठीक है, nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith. यहाँ पर एक चीज़ जो एक्स्ट्रा एडेड है, that the act should be done for the benefit in good faith, for the benefit and it should be done in good faith. ठीक है, to any person for whose benefit is done in good faith and who has given consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm. The point to be noted is कि एक तो बेनिफिट के लिए होना चाहिए, गुड फेथ के लिए होना चाहिए। गुड फेथ सेक्शन 211 में डिफाइंड है। ठीक है, गुड फेथ जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 11 में पढ़ेंगे तो गुड फेथ का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो कि ड्यू केयर और अटेंशन के साथ हो, दैट इज डन विद गुड फेथ। व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये जो शब्द बेनिफिट इन्होंने यूज़ किया है, बेनिफिट का मतलब आगे सेक्शंस में बता रखा है एंड द सेक्शन नंबर इज जहाँ बेनिफिट की बात की हुई है, दैट सेक्शन नंबर लेट मी सी, इट इज सेड दैट बेनिफिट का मतलब, हाँ, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 30। सेक्शन 30 के एक्सप्लेनेशन में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है मियर पेक्यूनियरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26-27 एंड दिस सेक्शन। तो 26-27 और 30 में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेनिफिट की ये बात एक्सप्लेनेशन में दी है किस सेक्शन की, तो बेनिफिट पेक्यूनियरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट पेक्यूनियरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, एनी हार्म, कोई भी हार्म हो सकता है, फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ, आपने गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए किया है एंड आपने कंसेंट ली है, एंड कंसेंट कैन बी इधर एक्सप्रेस और implied to suffer that harm or to take risk of that harm। ये लिखा हुआ है सेक्शन 26 में। 26 का इलस्ट्रेशन, सर्जन का इलस्ट्रेशन, इट इज a surgeon knowing that a person particular operation is likely to cause the death of Z। एक सर्जन है जो जानता है कि यार एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ Z। वो नॉलेज तो है, ठीक है, नॉलेज तो है लेकिन इंटेंशन नहीं है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, जेड जो कि जिसको कि एक पेनफुल कंप्लेंट है बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, पर वो इंटेंशन नहीं है, इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो ए का ऑफेंस नहीं है। ठीक, सेक्शन 27 एक्ट डन इन गुड फेथ। अब सेक्शन 27 बात करता है अगेन फॉर सर्जन्स but with a different perspective with regard to children and unsound mind. So acts done in good faith for benefit of children, again benefit does not include pecuniary benefit, पैसे के लेन देन नहीं है, पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है, पैसे का बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा नहीं आप पैसा दे रहे हो उसको, ठीक है, कि लाओ हम एक्सपेरिमेंट करें तुमको। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड by or by consent of guardian. Let's read it. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person, nothing which is done in good faith for the benefit of the person under 12 years of age or a person of unsound mind, कुछ भी ऐसा जो आप गुड फेथ में करते हो, एंड गुड फेथ इज डिफाइंड वेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ BNS। एंड गुड फेथ मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज डन in something which is done with due care and attention। ठीक है,
कुछ भी ऐसा जो आप गुड फेथ में करते हो किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, जो पर्सन 12 साल से नीचे का है या अनसाउंड माइंड का है, बाई, अब इसको ऐसे पढ़िएगा, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाई, फिर और बाई कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आपका छोड़ दीजिए, पढ़िए बाई गार्डियन। तो कुछ भी ऐसा जो किया गया गुड फेथ में गार्डियन, स्वयं गार्डियन द्वारा, फिर आगे बढ़िए, और बाई कंसेंट ऑफ द गार्डियन। ठीक है, तो बाई गार्डियन और बाई कंसेंट ऑफ द गार्डियन or other person having lawful charge of that person, and that consent can be either express or implied. So nothing which is done in good faith for the benefit of the person who is under 12 years age or of unsound mind with the consent either express or implied of the guardian or by the consent either express of the guardian, ठीक है, और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑफेंस। सो ये कोई ऑफेंस नहीं है। और बाय इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज दैट पर्सन। तो चाहे नॉलेज हो, चाहे इंटेंशन हो, ठीक है, हार्म कॉज करने की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज। अब ऐसा होता है, आप सर्जन है, डॉक्टर है, आप चीर फाड़ कर रहे हैं, आपने ब्लेड मारा, तो आपको नॉलेज तो है ना कि ब्लेड, या इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है वो हार्म कॉज करने की। तो ऐसा नहीं है वो आपने किया और उसके बेनिफिट के लिए किया क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हो। तो आपने भले ही हार्म पहुंचाया है, भले ही हार्म पहुंचाने की इंटेंशन भी थी, भले ही हार्म पहुंचाने की नॉलेज भी थी, ठीक है, कि हार्म पहुंचेगा, दर्द होगा उसे, बट स्टिल इट इज़ फॉर हिज बेनिफिट प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू। पर ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होता टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। इसको बस अब आप एक रफ रीडिंग करो। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, बी द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट knows to be likely to cause death for any person for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous hurt or infirmity, the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting of grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt। कहने का मतलब एक्सेप्शन एक्सटेंड वहाँ नहीं करता जहाँ पे डेथ की इंटेंशन है या डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे डॉक्टर को पता है कि डेथ कॉज हो सकती है, अनलेस जब तक कि वो डेथ को प्रिवेंट करने के लिए या ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए या ग्रीवियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या इन्फॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। यानी आपको अगर नॉलेज है कि ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो सकती है, पर आप वो एक्ट फिर भी कर रहे हो, तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि तभी कर सकते हो जब डेथ और ग्रीवियस हर्ट बचाने के लिए, डेथ और ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और सम अदर सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन। सी द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट एक्सटेंड नहीं करता, मतलब आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट भी कॉज नहीं कर सकते, और टू द अटेम्प्टिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट जब तक कि इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट और फॉर द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। शब्द इंपॉर्टेंट है, ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। Then again, nothing extends to this exception shall not extend to D, the abatement of any offense to the committing of which offenses it would not extend. Illustration: A in good faith for child's benefit without his child's consent. A good faith में child के benefit के लिए child की consent के बिना has his child cut for the stone by a surgeon, knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intended to cause the child's death. A is within the exception, A इस exception में है in as much as his object was to cure the child। तो बच्चे के बारे में 27 में बात है, 25 में 18 प्लस की बात है, 26 में उम्र नहीं है, सिर्फ कंसेंट की बात है। तो बच्चा है तो बच्चे के केस में कंसेंट गार्जियन दे रहा है, तो 27 में गार्जियन की बात आ गई, ठीक है। 28 पे आ जाएगी ना। 28 विल हेल्प यू एवरीवेयर, क्योंकि कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो 28 विल हेल्प यू एवरीवेयर वेयर द टर्म कंसेंट अपीयर्स, ठीक है। जहाँ जहाँ कंसेंट आएगा सेक्शन 28 आपकी मदद के लिए दौड़ा आएगा, या फिर जहाँ भी कंसेंट ली जा रही है या प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे, जैसे कि रेप के ऑफेंसेस हो गए, सो कंसेंट इज प्रोमिनेंट देयर एज वेल। पढ़िए सेक्शन 28, कंसेंट नोन टू बी
given under fear or misconception. A consent is not such a consent as is intended by any section of the Samhita. If the consent is given by a person under fear of injury, तो consent भैया consent नहीं मानी जाएगी अगर consent fear of injury के तहत दी गई है और under misconception of fact. If the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact, and if the person doing that act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. Again, अगर person के पास person को knowledge है और he has reason to believe, he has reason to believe. I'm just going through some clauses under section 2 basically. Reason to believe कहीं पर आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 में, अगर आपने पढ़ रखा है तो मुझे बताइए, नहीं पढ़ रखा है तो मेरे साथ ढूंढिए कि सेक्शन 2 में रीज़न टू बिलीव कहाँ पे आता है. हाँ, 29 सेक्शन 2 क्लॉज 29 रीज़न टू बिलीव को बताता है. अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग. देखिए, राजस्थान के एग्ज़ाम में यहाँ से राजस्थान का जो बेस या जुडिशरी का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे यहाँ से क्लॉजेज से सवाल आते हैं. तो आप ये सब ध्यान रखिए कि सेक्शन 229 में रीज़न टू बिलीव डिफाइंड है, एंड इट इज सेड दैट द पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज. तो आई कम बैक ऑन द सेक्शन. If the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact, यदि consent fear of injury या misconception of fact के तहत दिया है, then it is not consent. और यदि जो एक्ट पर्सन कर रहा है जिसके तहत कंसेंट ली जा रही है वो जानता है या फिर he has reason to believe कि कंसेंट फियर के कॉन्सिक्वेंस में ली गई है, मिसकंसेप्शन के कॉन्सिक्वेंस में ली गई है, तो फिर वो कंसेंट नहीं है. सो इफ द कंसेंट इज टेकन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड द पर्सन नोज दैट the consent is in consequence of that fear, in consequence of that misconception, then it is no consent. B कहता है यदि कंसेंट ऐसे इंसान द्वारा ली गई है जो अनसाउंड है या इंटॉक्सिकेटेड है और अनेबल है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट. If the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that act to which he gives his consent, तो वो उस एक्ट जिसके लिए उसने कंसेंट दी है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नेचर नहीं समझ सकता है, असमर्थ है समझने में. क्यों असमर्थ है? 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो अनसाउंड है या इंटॉक्सिकेटेड है, तो भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी इस संहिता में किसी भी सेक्शन के अंदर. एनी सेक्शन लिखा हुआ है. C, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, और यदि इंसान 12 साल से छोटा है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा उम्र दिखाने के लिए सबसे पहले आपका 10th क्लास की मार्कशीट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट. ठीक है, उसके बाद कई सारे और सीरीज़ के हिसाब से दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं. तो दिस इज सेक्शन 28. यहाँ तक सेक्शन 28 की बात थी. नाउ सेक्शन 29, 30 फर्दर 31, 32, 33, उसके बाद 34 से प्राइवेट डिफेंस है. विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. आई होप आपने कुछ सीखा. बाय बाय. कीप स्टडी.